जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम ख़बर नशर। नुसरत जावेद आज हमारे साथ नहीं हैं, तो हमने जो सबसे अहम मसला है हम पूरे पाकिस्तान का, और वो माशी मसला है, और माशी मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। बजट आने वाला है और अगले कुछ ही दिनों में बजट पेश भी कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये उम्मीदें बांधे हुए हैं, और उम्मीदें अच्छी नहीं हैं। ये उम्मीदें बांधे हुए हैं कि जी जो टैक्स का बर्डन होगा वो कितना होगा। ये बहुत ही अलमनाक लम्हा है कि जब बजट पेश होता है तो हम उम्मीदें अच्छाई की नहीं बांधते। कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि हमने उम्मीदें बांधना शुरू कर दी हैं कि जो टैक्स होगा वो कितना होगा और उसका बोझ हम पर कितना पड़ेगा। दुकानदार, आप मार्केट्स में जाएं, दुकानदारों की सेल नहीं हो रही। इवन पहली मर्तबा ऐसा है कि बकरा ईद के लोग, आप बकरा मंडियों में जाएं तो आपको वो क्राउड नज़र नहीं आता, वो रश नज़र नहीं आता। बाज़ारों में ईद के लिए जो स्टॉल लगते हैं उन पर ख़वातीन का, बच्चों का वो रश नहीं है जो कभी हुआ करता था। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे देकर टैक्स के बोझ तले दब गया है, और दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी की मद में पूरे पाकिस्तानियों की जेबों से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो ये बेहाल अवाम ये जानना चाहती है कि आखिर टैक्सों की इतनी भरमार क्यों है, और क्या जो बजट आ रहा है उसमें कोई रास्ता है कि आवाम को रिलीफ दी जा सके। तो इस पर बात करने के लिए दो सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं जो फाइनेंस और मईशत को समझते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महताब हैदर साहब हैं। महताब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महताब साहब, हम आपकी स्टोरीज़ को जो है वो जो बुरी खबरें आप देते हैं महताब हैदर साहब, वो मैं और नुसरत जावेद उसको प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं। ये वैसे ऑन ए लाइटर नोट था डॉक्टर साहब, ये इनका कसूर नहीं है कि महताब हैदर साहब हफ्ते में 2 दफ़ा बुरी स्टोरी अखबार में छापते हैं। तो फ़ारूक साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मईशत को लेके एक माशी एक्सपर्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम हो, महताब हैदर हो, शहबाज राना हो या कोई भी हो, तो जब वो बोल रहा होता है लोग समझते हैं यार ये बुरी खबरें बोल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के माशी हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि अच्छाई की उम्मीद नज़र नहीं आती? देखिए अदनान साहब, पहली बात तो ये है कि जो जो मीडिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर का, वो ये जानता है कि बुरी खबर जो है वो बिकती है। बुरी खबर आप दें तो चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो जापान में हो, और मीडिया का काम है, कारोबारी कमर्शियल एंटिटीज है। तो एक तो बात यह है कि बुरी खबर बिकती है, और इसकी वजह से फिर आप मईशत कह लीजिए, सियासत कह लीजिए, ज्यादातर आपको जो है वो बुरी खबरें ही सामने आती हैं। सर अब डॉक्टर देखिए साहब, नहीं 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 नहीं, ज्यादातर नहीं। मैं तो पिछले 1 साल में माशी फ्रंट पे कोई अच्छी खबर पाकिस्तान में नहीं आई। लेवीज बढ़ी, बिजली के रेट बढ़े, अवाम पे टैक्स बढ़े, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स बढ़े। तो ये टैक्सेस का भरमार है सर हर तरफ से। पूरे 1 साल की मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ ना, पिछले बजट से अब के बजट तक सर। अच्छा, तो अगर एक या दो अच्छी खबरों से प्रोग्राम शुरू कर लें और उसके बाद फिर जो खबर आपके लिए बिकती है उस पर आ जाएंगे। चले अच्छी खबर से सर। देखिए, हाँ। अच्छा, अच्छी खबर। खुद के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऑफशोर ड्रिलिंग है, उसकी बिड्स के लिए एक एहतमाम किया। अब आप सोचिए कि तकरीबन 20 साल पाकिस्तान के गुजर गए और कोई बिडिंग प्रोसेस ऑफशोर ड्रिलिंग के हवाले से नहीं आया। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। एक तो पहली बात ये होगी। दूसरी ये कि 78 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, और टोटल ऑफशोर कुएं जो हैं वो 18 खोदे गए हैं। 18, 78 साल में 18 हमने ऑफशोर कुएं खोदे हैं, और अभी बुध के दिन 23 ब्लॉक जो हैं उनको ऑक्शन ऑफ किया गया है। तो आप सोच लीजिए कि एक ही दिन के अंदर जो हमने 18 साल में 78 साल में काम नहीं किया था, वो मई की 20 तारीख को वो सामने आया है। अब 18 कुएं खोदे हैं। आप अगर मुकाबला देखना चाहते हैं तो नॉर्वे को जब तेल मिला था ऑफशोर में, तो उन्होंने कोई 5,000 कुएं खोदे। तो जो कौम ढूंढती ही नहीं है उसको मिलता कुछ नहीं। तो पहली बात तो यह है कि हमें ढूंढना पड़ेगा और फिर कुछ मिलेगा। और मुझे उम्मीद अदनान साहब इसलिए बंद जाती है कि जहां पे इस दफा जो ब्लॉक्स ऑक्शन ऑफ हुए हैं, उनके मगरब की तरफ आप देखें तो ईरान और ओमान है, और वहां पे तकरीबन 208 अरब बैरल तेल का पड़ा है, और कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की है। ये मगरब की तरफ है। अगर मशरक की तरफ देखें तो वो बॉम्बे हाई कहलाता है, जो भारत की टेरिटरी। वहां पे उनको कोई 2 बिलियन बैरल तेल का उन्होंने निकाला है वहां से।
और वो भारत का आप समझिए कि तकरीबन 30 से 35% जो डोमेस्टिक तेल है वो बॉम्बे हाई से निकल रहा है। और ये जो इलाका अब हमने ऑक्शन ऑफ किया है, ये बॉम्बे हाई और ईरान ओमान के दरमियान में, सेंटर में। तो तो इसमें पहली तो पोटेंशियल खबर है, ये आप ये कहते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स होंगे, अल्लाह अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, हम भी यही समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये खबर मेरे बच्चों तक तो पहुंचेगी ना, रिलीफ। अभी तो जो हफ्ते बाद बजट पेश हो रहा है मेहताब हैदर साहब, उसमें टेक जो वो होता है ना, अहदाफ पूरे कर रहे हैं। तो मेहताब साहब आपसे बड़ी गुजारिश है सर, ये इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखते हैं कि मतलब आपने ना सादा गुफ्तगू, जिन्हें डॉक्टर साहब ने पढ़ी लिखी गुफ्तगू नहीं की थी सर, आम आम। तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप सादा गुफ्तगू में हमें वो बता सकें। मुझे याद है कि जब मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रहा था तो नुसरत जावेद साहब जो है ना वो डायरी लिखा करते थे पार्लियामेंट की सर। तो हम अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए वो डायरी पढ़ा करते थे दी न्यूज़ अखबार में। ठीक है सर। तो नुसरत जावेद साहब की जगह पे बिठा के आपने मुझसे ये कहा है कि मैं सादा तरीन गुफ्तगू वो सादा गुफ्तगू करते हैं वैसे। अच्छा देखिए, थोड़ी सी गाल करते हैं, मैं आप देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, आपको और बाकी लोगों को जो मुश्किल नज़र आ रही है ना जी, उसकी कुछ देखें, डेटा जो है ना और फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप इंटरप्रिटेशन पे डिफ़र कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो कलेक्शन हुई है, डॉक्टर साकब शिरानी ने एक प्रोग्राम किया है और मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ही चश्म कुशा किस्म का उन्होंने फिगर्स दिए हैं सर कि 4 से 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में लोगों से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो पैसे जमा किए हैं हुकूमत ने, वो 50 ट्रिलियन है। 50 ट्रिलियन है? ट्रिलियन है जो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों की उसमें। और ये पिछले 50 सालों में ये उससे ज़्यादा पैसे हैं जो पिछले 5 सालों में जमा हुए। तो लोगों को यानी ये महसूस होना शुरू हो गया है। और देखें, अच्छी बात है सर। मैं थोड़ा सा इसका मतलब है कि आप मेरे सवाल की तस्दीक कर रहे हैं कि बर्डन है टैक्सेस, बर्डन का बड़ा है ना। मैं इसको बुरा समझ, टैक्स देना अच्छी बात है। मैं जहाँ पे डेविल लाइज इन डिटेल्स जिसको मैं बुरा समझता हूँ वो ये है कि अगर एक बंदा 100 रुपया कमा रहा है, उसके ऊपर भी आपने बोझ लादा हुआ है प्रोपोर्शन टू इट्स इनकम, और एक बंदा जो है वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। मसलन पाकिस्तान में इस टाइम जो क्रिटिसिज्म है सर वो ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो क्या है। इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि 60-40 की रेशो है। 60% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 40% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन विद होल्डिंग टैक्सेस को अगर शामिल करें तो पाकिस्तान में आज 88% से जायद इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, और 10 to 12% डायरेक्ट टैक्सेस हैं। माय गॉड, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम ये बताइए, दुनिया में कहीं नहीं होता ये। देखें, मैं आपको बताऊं, बहुत रेयर होता होगा। मैं आपको बताऊं कि कम से कम डेवलपिंग जो हमारे कंट्रीज हैं उसमें अगर आप अमीरों के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएं ना, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स लगाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ कहाँ पे होता है? इतराज़ इस बात पे है कि ये वाहिद मुल्कों में से, चंद मुल्कों में से ये मुल्क होगा कि गरीबों से टैक्स लेते हैं, तनख्वाहदारों से टैक्स लेते हैं, अमीरों की फलाह बहबूद पे खर्च करते हैं। मसलन मुझे बताएं, आप इसका कोई जवाब दें मुझे कि आप टैक्स ले रहे हैं मुझे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सैलरी क्लास से हूँ तो मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मेरी सैलरी के ऊपर ही टैक्स की डिडक्शन हो जाती है। लेकिन जब मुझे ये पता चले कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर उससे जहाज खरीद रही है तो मेरी हार्ट बर्निंग तो कम से कम होगी। ठीक है। आप वो पैसे, अच्छा मुझे ये पता चले कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए 70 बिलियन रुपीस अगले माली साल के दौरान भी रखे जा रहे हैं और हर पार्लियामेंटेरियन को 25 करोड़ रुपया जो ट्रेजरी बेंचेस का है वो दिया जाएगा, उसको मिलेगा। और उनसे ये तवक्को रखी जाएगी कि वो 28वीं तरमीम में चुपचाप करके सारा लाएं अपना। फिर मुझे एतराज़ करने का तो इख्तियार देना आप कि कम से कम मैं उसको कहूँ। और डॉक्टर साहब, आप यकीन करें, मैं मिनिस्टर्स के पास जाता हूँ या ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
मुझे कोई ऐसी अच्छी खबर दें कि जिसको लिख के मैं फैक्ट्स भी हों और मैं वो आप तक अपने रीडर्स तक पहुंचाऊं, चूंकि मैं खुद भी ना बीमार होना चाहता हूं, ना पाकिस्तान के पढ़ने लोगों वालों को को बीमारी टेंशन देना चाहता में हूं। मुब्तला करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सुबह मेरी खबर पढ़ के लोगों का बीपी ज्यादा हो जाए। और ये हो रहा है पिछले 1 साल से। मैं तो पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ। मतलब 1 साल का ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात की है इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला मामला, मुझे याद है कि जब मैंने पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन किया था तो शायद पहले प्रोग्राम में आप मेरे साथ थे और तब भी यही मसला था और इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो ये 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला मसला पाकिस्तान सॉर्ट आउट नहीं कर सका। गवर्नमेंट करना नहीं चाहती या इनसे हो नहीं पा रहा? देखिए अदनान साहब, व्हेन वी वर ग्रोइंग तो एक वो रॉबिन हुड की कहानी हमें सुनाई जाती कि वो रॉबिन हुड था, वो अमीरों से पैसा छीनता था और गरीबों में बांटता था। आपने टैक्स की बात कर दी, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर दी। देखिए हमारे यहाँ जो माशी ढांचा है वो अब से नहीं, वो तकरीबन पिछले 35-40 सालों से रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है। रिवर्स रॉबिन हुड का मतलब ये है कि आपने गरीबों की जेब से पैसा निकालना है और दौलत की मुंतकिली करनी है। वो आईपीपीज वाले कोई 4 दर्जन के करीब हैं और कोई 87 के करीब वो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के जो मालकान हैं और उनके मेंबरान हैं। तो ये हमारा ढांचा, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए, चाहे पीटीआई आ जाए, चाहे पीएमएल-एन आ जाए, ये जो रिवर्स रॉबिन हुड वाला ढांचा है ये कायम रहता है। ये क्यों कायम रहता है सर? ये क्यों कायम रहता है? ये बड़ा आसान है, अदनान हैदर को वजीर-ए-आज़म बना दो। अदनान हैदर ने कहना जाओ जी पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दो, डीजल पे लेवी बढ़ा दो, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा दो, बिजली की। ये तो लेमैन वाली स्ट्रेटेजी है ना सर। देयर इज नो पॉलिसी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स देयर इज। ये यहाँ पे तो हम गलती करते हैं। देखिए अमूमन मुझे कहा जाता है कि हमारा जो माशी ढांचा है, हमारी जो माशी पॉलिसी है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। मैं उसका जवाब ये सोचता हूं कि वो तो 100% डिलीवर कर रही है। वो जिस डिजाइन के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए वो माशी पॉलिसी बनाई गई थी वो डिलीवर कर रही है। वो जिन लोगों ने बनाई थी और जिन लोगों का फायदा करने के लिए बनाई गई थी वो 100% उनका फायदा कर रही है। ये रिवर्स रॉबिन हुड की पॉलिसी जो है ये एक खास मकसद के लिए बनाई गई थी। अब आप सोचिए, अभी आपने जिक्र किया एमएनएस का। मैंने पिछले 4 सालों में जब से ये हुकूमत आई है, एक एमएनए को 100 करोड़ रुपया मिला है और एमपीएस को तकरीबन 30 करोड़ रुपया दिया है। अब आप अंदाजा लगाएं, आप चले हैं बजट बनाने के लिए 700 अरब रुपया तो हमने एमएनए और एमपीएस को बांटा है। अब 18वीं तरमीम 2010 में आ गई और 2010 से 2025 तक अदनान साहब 16 बजट मेहताब साहब ने और मैंने दोनों ने इकट्ठे गुजारे हैं और इकट्ठे बड़े गौर से देखे हैं। अब आप सोचिए कि हमारे वजीर खजाना साहब हर जून में पिछले 16 साल से वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होते हैं और वो ऐलान करेंगे। इस दफा वो आपको बताएंगे कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 16,000 अरब रुपए होगी। बड़ी खुशी की बात है। उसके कोई 1.5 मिनट के बाद आपको बताया जाएगा कि उसमें से 8,000 अरब 18वीं तरमीम के तहत बांट दिए जाएंगे सूबों में और 8,000 अरब हमने मुख्तस कर दिया है सूद की मद में। भैया आपने कहा था कि 16,000 की आमदन है तो 8,000 के पास बचा क्या? विफाकी हुकूमत के पास डॉक्टर साहब सूद की मद। डॉक्टर साहब देखें, आपने ना, मतलब ये मैं जब भी पढ़े लिखे लोगों में बैठता हूं मैं फंसता जाता हूं। आपने 2 तीर चलाए हैं और दोनों बड़े निशाने पे लगे हैं। आपने एक तीर चलाते हुए पॉलिसी की हाईलाइट कर दिया कि अदनान हैदर साहब ये पॉलिसी उन गरीबों के लिए नहीं है जो कई सालों से पाकिस्तान का टैक्स लिए चले आ रहे हैं, या कम से कम जिन्होंने साल 2024-25 में 25-26 में ये टैक्स का बोझ उठाया। ये पॉलिसी, माशी पॉलिसी उनके लिए नहीं है। दूसरा, आपने खौफनाक तीर चलाया और ये बताया कि जो हम एक माशी तौर पे कंगले होते जा रहे हैं उसकी बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। अब इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। मेहताब हैदर साहब से एक ओपिनियन तो ले सकते हैं ना आपके इन 2 नुकात पे सर, कम से कम। मेहताब भाई देखिए, जो 18th अमेंडमेंट की गई थी उसके तहत ये था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवॉल्व करके सूबों के पास लेकर जानी। मुझे ये बताया जाए कि किसने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप वो डिवॉल्व तो करें
लेकिन वो मिनिस्ट्रीज जो है ना वो डिवॉल्व नहीं करनी, क्योंकि अपने बंदे एडजस्ट करने हैं आपने। अच्छा, वो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए, उसकी सीक्वेंसिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं। मसलन उस टाइम मुझे याद है, मैं बिल्कुल द न्यूज़ अखबार में ही काम करता था, हुआ ये था कि 18th अमेंडमेंट पहले हुई थी, NFC बाद में हुई थी। NFC तो बाद में हुई थी, हाँ जी, ठीक है। उसके नतीजे में जो सूबों के पास सब्जेक्ट्स चले गए वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रिटेन रखे और जो रिसोर्सेज थे वो डाइवर्ट कर दिए। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे NFC का इतना मुखालिफ नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या थी? दो बातें थी जिन पे अमल नहीं हुआ। एक ये था कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बढ़ाई जाएगी। 2010 में ये हुआ था, 2015 में ये था कि 10 से 15% ऑफ GDP टैक्सेस जो है वो होंगे। आज हम 2026 में आप ये देखें कि वही 9 से 10% ऑफ GDP के दरमियान खड़े हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हुआ कि सूबों ने वो PFCs करनी थी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट्स जो नहीं हुआ, जो एक्चुअल में नहीं हुआ, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है वो तो आज भी मुकम्मल नहीं है। अब सूबे पैसे ज्यादा हैं, डोल आउट करने के लिए बहुत कुछ है, डिलीवरी उस हद तक नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें 9 माह के दौरान ऑपरेशन, फिजिकल ऑपरेशन, डॉक्टर साहब जो है वो इसके बारे में मजीद रोशनी डाल सकते हैं, सूबों ने 1.7 ट्रिलियन रुपीस का सरप्लस जनरेट किया है 9 माह के दौरान। पैसे हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। IMF के एग्रीमेंट के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस जनरेट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर सूबों ने जो काम करना था, डिवॉल्व करने थे, वो पैसे नहीं हुआ, जिस वजह से यूटिलाइज नहीं हो रहे पैसे। आप भी डॉक्टर साहब की बात को इंडोर्स कर रहे हैं ना कि जो 18वीं तरमीम हुई उसकी वजह से माशी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही। लेकिन वजूहात पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आजकल ये बहस बहुत ज़्यादा हो रही है कि 18th अमेंडमेंट और NFC को रिवर्स कर दिया जाए और मरकज को जो है वो ज़्यादा पैसे दे दिए, रिवाइज कर दिया जाए। रिवर्स की बात करते हैं। मैं ये जुमला नहीं बोल रहा भाई, ये असद साहब आप कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया जाए। चलें, आप कह रहे हैं कि NFC रिवर्स कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि NFC का जो नीचे डिवॉल्व करना है उसको किया जाए, बजाय मजीद सूबे बढ़ाने के आप लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को लेकर आएँ, ताकि वो जो 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है वो पूरी हो और आप इफेक्टिव डिलीवरी कर सकें। मुझे ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि जो माशी पॉलिसी उन्होंने कहा जिनके लिए है वो एग्जीक्यूट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये चाहते ही नहीं कि ऐसी माशी पॉलिसी बनाई जाए कि टैक्स नेट बढ़ सके और टैक्स का बोझ सब पे जाए। असल में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ जब नहीं होती तो उस टाइम व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? वो कहते हैं रेमिटेंसेस आ रही हैं। नहीं, देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो आपका डेटा ये बताता है कि पिछले अगर 5 सालों के अंदर देखा जाए तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे है ऑन एवरेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही उस तरह की जिस तरह से होने की जरूरत है। इसी वजह से लोगों को बोझ भी ज्यादा महसूस हो रहा है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपकी इनकम या मेरी इनकम बढ़ रही हो और टैक्स रेट में इजाफा हो रहा हो, मुझे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है इनकम वही रहेगी, इनकम वही है, रियल इनकम रादर नीचे चली गई है और टैक्सेस का बोझ जो है वो बढ़ रहा है। तो ये टू एज सोर्ड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम। चलें एक ब्रेक लेते हैं और इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक डॉक्टर फरूक सलीम साहब। ये जो हम अगर बत्थे को डिफाइन करें ना अपनी सादा ज़बान में या उर्दू अदब में भी, तो बत्थे की जो ख़ास तारीफ या डेफिनेशन आती है वो ये है कि जिस तरह मुझसे पेट्रोलियम पे लेवी ली गई और वो इतनी ली गई कि टारगेट जो उसका था उससे वो बढ़ गई है। मैं आपसे मैं सही कह रहा हूँ। तो अब ये खबरें आ रही हैं डॉक्टर साहब कि आपके जो दोस्त हैं वो इस पेट्रोलियम लेवी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं और इस बजट के बाद पेट्रोल लेवी की मद में मजीद बढ़ जाएगा। तो लेवी पे लेवी, तो ये क्या होगा सर? मतलब कैसे चलेगा काम? बिजनेस ऑलरेडी ग्रो नहीं हो पा रहा, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है डॉक्टर साहब। इस पूरे 6 महीने का डाटा उठा के देखें, देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी। इंडस्ट्री बंद हुई है पाकिस्तान में, बिजनेसेस क्लोज हुए हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब देखिए, मेहताब साहब चाह रहे हैं कि इस मईशत के अंदर ग्रोथ हो और IMF ये कह रहा है कि हमने टैक्स बढ़ाना है, हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, हमने टैरिफ बढ़ाने हैं,
हमने विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने हैं। इसका मतलब आईएमएफ ये कह रहा है कि हमने तो बच्ची ग्रोथ नहीं होने देनी। तो यहाँ पे तो एक बड़ा इख्तलाफ है मेहताब साहब में और आईएमएफ में। अब मैं किसके पास जाऊं? मेहताब साहब कहते हैं कि आप मईशत का तेज चलना चाहिए, हाँ। आईएमएफ कहता है कि तो पहिया रोक देना है। अब आप सोचिए कि पिछले 25 प्रोग्राम हमारे हो गए आईएमएफ। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक, आप मेरे उस्तादों में हैं, आप वाहिद शख्स हैं जिसने मेरे प्रोग्राम में बैठ के मुझे ये पढ़ाया था और बताया था और सिखाया था कि आईएमएफ बुरी चीज़ नहीं है। मुझे याद है डॉक्टर फारूक सलीम साहब का जुमला मैं अक्सर कोट करता हूं कि आईएमएफ रेगुलेट करती है आपकी इकोनॉमी को। आज यकदम ही आपने वो बदल डाला सारा जो नैरेटिव था। सर ये क्या आईएमएफ की शर्त है कि पेट्रोल पे इतनी लेवी बढ़ा दो? उसने कैटेगोरिकली कहा है कि जी नहीं, आईएमएफ आपको ये कहता है कि आपने बजट के अंदर अपना 2% का सरप्लस देना, यानी कि बजट के अंदर अपनी आमदन और अपने अखराजात के अंदर सूद से पहले 2% सरप्लस लेके आना। मैं कुछ डिफरेंट बात बता, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 25 दफा हम एक डॉक्टर के पास गए। आज से कोई 70 साल पहले हमारी मईशत बीमार थी और हम एक डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर का नाम है आईएमएफ। अब 25 साल, पिछले 70 साल से 25 दफा मैं उनके पास जा चुका हूँ। 25 दफा वो मुझे नुस्खा दे चुके हैं, मुझे दवा दे चुके हैं और वो दवा काम नहीं कर रही है। तो हम सीख लें कि ये डॉक्टर में, दिस डॉक्टर शुड बी एग्जामिन्ड। इस डॉक्टर का दिमाग चेक करना पड़ेगा ना कि वो बीमारी का इलाज कर रहा है, पिछले 70 साल से कर रहा है। 25 दफा हम जा चुके हैं, 25 नुस्खे उसने लिखे हैं और मईशत अभी भी बीमार है। तो इसका मतलब कि डॉक्टर में खराबी है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि हम आईएमएफ को छोड़ दें? अदनान साहब, जब तक हम अपनी माशी पॉलिसी आउटसोर्स कर देंगे आईएमएफ को, कि आईएमएफ ने बजट भी बनाना है, आईएमएफ ने पावर सेक्टर भी चलाना है, आईएमएफ ने गैस की प्राइसिंग भी करनी है, आईएमएफ ने एंटी करप्शन भी हमें पॉलिसीज बना के देनी है, आईएमएफ ने प्रोक्योरमेंट रूल जो खरीदारी के कवानीन है वो भी बनाने हैं। तो मेरे भाई फिर ये हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री किस लिए रखी है? अगर आपने आउटसोर्स करनी है अपनी माशी पॉलिसी, तो मेहताब भाई ठीक है, मेहताब साहब, मतलब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये बात कि आईएमएफ तो आईएमएफ अगर सब कुछ करेगा तो चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी? यू एग्री विद दिस ओपिनियन? देखिए, मैं आईएमएफ को बाय एंड लार्ज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन समझता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लेकिन आपने प्रॉब्लम जो है ना वो वहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ ने भी अपना जो मैंडेट था उसको भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। मसलन ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट भी आईएमएफ ने बनाई है। और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसमें प्रोक्योरमेंट रूल्स के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, वो नैब के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में नहीं है। ये उनका मैंडेट नहीं है। वो तो बेसिकली एक ऐसा यानी डॉक्टर है कि आप आईसीयू के अंदर हैं और आईसीयू के अंदर आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। यानी डॉक्टर ने आईसीयू के अंदर आपको क्यों रखता है? ताकि आपको स्टेबल कर दे। हाँ। स्टेबल करने के बाद आईएमएफ का मैंडेट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए, आईएमएफ ने यहाँ तक तो किया है। अब हमारे पार्ट पे क्या प्रॉब्लम है, हम हर 2-3 साल के बाद जब आईसीयू से बाहर निकलते हैं तो अपनी आदत जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती है कि भाईजान एक्सरसाइज भी करनी है, अपनी डाइटिंग का ख्याल रखना है, वो सारी एहतियात करनी हम छोड़ देते हैं। फिर हम अपनी इकॉनमी को हीट अप करते हैं विदाउट इम्प्रूविंग अवर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या हैं? आप ये देखें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें, एक SIFC बनी। SIFC का काम, उनके मैंडेट ये था कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के वो लाने हैं। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की बात भी की गई थी। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देखें, मसलन मैं इस साल का अगर आपको फिगर्स बताऊं, पहले 10 माह में कोई 30% का डिक्लाइन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। FDI 30% कम है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है। तो आपको अपना पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो ओवरऑल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग्स कम है। जिस मुल्क के अंदर ये 2 चीज़ें कम होती हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ की प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये 2 चीज़ें बढ़े।
सेविंग्स भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। अब ये नहीं हो रहा। आईएमएफ को हम ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं डॉक्टर साहब साथ में माशी टीम की भी बात कर रहे हैं कि बुनियादी हमारी तौर फाइनेंस पे टीम क्या कर रही है बैठे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि मैं पहले डॉक्टर साहब किसी ज़माने में ये कहता था कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर साबित हुए हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि ये बैंकर्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में साबित नहीं हुए, चूँकि ये सिर्फ बैलेंस शीट को देख रहे हैं कि बैलेंस शीट ठीक कर देनी है। वो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उस पर नहीं जाते, उस पर जो है वो कोई जाके बात नहीं कर रहा, और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। इसी वजह से 25वें प्रोग्राम कर चुके हैं और हुकूमत जो दिल है बातें करती रहे। मुझे ये शक है कि जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो पाकिस्तान को शायद फौरी तौर पे या पॉलिटिकल साइकिल के साथ अगर ये 5 साल हुकूमत पूरी करती है तो एक नए प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? आईएमएफ के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ सर। देखिए मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि इनकी खबर ना मैं सबसे एंड पे पढ़ता हूँ और बाज़-औक़ात दफ्तर पहुँच के शाम को 6 बजे पढ़ता हूँ। और डॉक्टर साहब मेहताब हैदर साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी रही और ये सर्कल 5 साल इन्होंने पूरा किया, तो इस हुकूमत को अपने आईएमएफ के अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो आप इंडोर्स करते हैं इस बात को? वैसे बहुत बुरी खबर है डॉक्टर साहब। साहब, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, अगर वो बीमार मईशत को तंदुरुस्त कर देंगे तो फिर उनका कारोबार बंद हो जाएगा। इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ कि उनके पास पैसे हैं लेकिन उधार लेने वाला कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान। तो आप क्या चाहते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना कारोबार बंद कर दे? आप क्या चाहते हैं कि आईएमएफ वाले अपने कारोबार बंद कर दें? देखिए, उनके लिए ये लाजिम है कि उनका जो मरीज है वो अपनी बीमारी से बाहर ना निकले। वेरी फाइन डॉक्टर साहब। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं, दुनिया के कई मुल्क लेते हैं इस तरह के प्रोग्राम और उनके पास माशी टीम बैठी होती है ना जिसका टारगेट होता है कि हम इस प्रोग्राम से निकलेंगे। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम ये कह चुके हैं कि हमारा आखिरी प्रोग्राम है। मेहताब हैदर साहब कहते हैं कि माशी आंकड़े ये कहते हैं कि इस हुकूमत को एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो दोनों में इख्तलाफ आ रहा है ना, वजीर आजम पाकिस्तान में और माशी एक्सपर्ट में। सर मुझे उस पर ओपिनियन चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने तो नैरेटिव बनाया कि हम निकल रहे हैं हमें प्रोग्राम से। आज मेहताब हैदर साहब कहते हैं कि नहीं, हमें एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। मेहताब साहब आपको एक माशी हकीकत बता रहे हैं और हमारे वजीर आजम साहब एक सियासी नारा लगा रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह दुरुस्त हैं। आपने सियासी नारे सुनने हैं या माशी हकीकत जानना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे मेहताब साहब को वोट नहीं चाहिए। ये आपके सामने एक शीशा रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये आपकी शक्ल कुछ अच्छी नहीं है। उधर से हमारे वजीर आजम साहब को तो वोट चाहिए ना, तो वो आपको दूसरी कहानी बताएंगे। अब वो कई वज़राए आज़म ऐसे आए हैं जो हमें ये कहानियां देते रहे हैं और इन्होंने देखे ना, नहीं, यहाँ थोड़ा सा कथा कलामी की माफी। इन वजीर आजम ने वो बाकी पुरानी रीत नहीं रखी सर। इन्होंने पहले कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है जब इमरान खान साहब उतरे, फिर ये सबको का यकीन दिलवाने के बाद कहा कि मैंने मुल्क को दिवालिया से निकाल लिया, उसके बाद कहा कि मैं आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। तो ये बाकायदा एक सीरीज है ना इवेंट्स की जो वो बता रहे हैं। तो दिवालिया से निकाला है कि नहीं निकाला, आप बताइए। देखिए, अगर तो आपने पिछले जब से आप मेंबर बने आईएमएफ के और 25 प्रोग्राम किए हैं तो तारीख तो ये बताती है कि 26वां भी आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो मेहताब साहब आइंस्टाइन कहा करता था, वो डेफिनेशन देता था बेवकूफ़ी की, इंसैनिटी की। वो ये कहता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और तवक्को रखें कि कोई नतीजा फर्क निकलेगा, तो वो कहता है फिर बेवकूफ़ आप ही। तो यहाँ पे हमारे हुक्मरान बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ मैं और मेहताब साहब हैं। चलें, मेरे पास टाइम भी कम है, मैं 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर, तनख्वाहदार तबका क्या मज़ीद बोझ तले दबेगा या इस बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट? देखें, कोशिश तो गवर्नमेंट की है। अब आईएमएफ उससे, चूँकि अभी फिज़िकल जो आईएमएफ की टीम थी वो तो वापस चली गई है वाशिंगटन, लेकिन उनकी वर्चुअल टॉक्स आखिर तक जारी रहेंगी। हुकूमत पाकिस्तान की विश लिस्ट है कि वो
टैक्स के जो बर्डन और स्लैब्स हैं उनमें कुछ ना कुछ बतदरीज कमी जो है वो करे। ठीक है। लेकिन ये ख्वाहिश कहाँ तक पूरी होती है, ये बजट की अनाउंसमेंट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, जितनी इन्फ्लेशन रही है उस हद तक रिक्वेस्ट ये भी है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी किया जाए, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, वो कोई तकरीबन 7.5% के लगभग है। बस ये अभी तक प्रपोजल्स हैं, देखते हैं कि इसका क्या आगे और ये नतीजा बिजली की निकलेगा। कीमतों में और पेट्रोलियम लेवी की बात जो वो उसमें इजाफा होगा कि वो देखें, IMF के साथ हमारा इन रिटन में एग्रीमेंट है कि हमने जो बेस लाइन टैरिफ है उसमें 1 जनवरी 2027 को उसको रिव्यू करना है और बेस लाइन टैरिफ को कुछ थोड़ा बहुत कम कीपिंग कर। इन व्यू द कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, कम नहीं होता। बेस लाइन टैरिफ बढ़ेगा, बेस लाइन उससे टैरिफ तो बढ़ेगा सारा टैक्स क्योंकि बढ़ जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका जो फ्यूल की कॉस्ट है ये बढ़ रही है ना, तो इस वजह से, और RLNG की कॉस्ट भी पूरी दुनिया में ज़्यादा है, तो इसलिए। लेकिन वो अभी 3-4 माह हैं, अगर ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाती है तो शायद, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि प्राइसेस इतनी जल्दी कम होंगी। दूसरा, आपका अगर पेट्रोलियम लेवी को देखें तो इस साल 1468 अरब रुपये का टारगेट था, जो कि बढ़ के मेरे ख्याल में 1560 या 1570 होगा, और अगले साल 1727 अरब रुपए आपने IMF को लिख के दिया हुआ है कि हम जमा करेंगे पेट्रोलियम लेवी की मद में। पेट्रोलियम लेवी की मद में। इसलिए ये दिखा रहा है कि, और मैं हैरान हूँ इस पार्लियामेंट के ऊपर भी, पहले जब आज से 3-4 साल 8-10 साल पहले 8 रुपए था, फिर 10 रुपए था, फिर 25-30 हुआ। पार्लियामेंट ने क्या किया लास्ट टाइम, उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा वो लो। कैप खत्म करें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, गवर्नमेंट क्या कुछ इसको कर सकती है, इसमें कोई बेहतरी और रिलीफ अगर देना चाहे तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस मौजूद हैं सर? देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत सोचता रहा हूँ और मैंने एक तो मॉडल स्टडी करने की कोशिश की जिसमें भारत है, चीन है, बांग्लादेश है। देखिए, भारत के अंदर जंग से पहले और जंग के बाद पेट्रोल फी लीटर का जो फर्क है वो 3 रुपए है। सर, उस वक्त 95 रुपए चल रहा था जंग से पहले, और अब इन्होंने कोई 2-3 दिन पहले 3 रुपए फी लीटर बढ़ाया। पाकिस्तान में जंग से पहले 257 और जंग के बाद अब 412 रुपए के। हमने कोई 61% इजाफा किया है अपनी पेट्रोल की कीमत में। पेट्रोल वहीं से खरीदा जा रहा है जहां से भारत खरीदता है, जहां से चीन खरीदता है, जहां से बांग्लादेश खरीदता है। बिल्कुल सही है, हम भी वहीं से खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश 16% इजाफा है, चीन में 11% इजाफा है। मैंने भारत का आपको बताया, वहां सिर्फ 3 रुपए लीटर इजाफा किया है, हमने कोई 155 रुपए इजाफा कर दिया। तो उनसे कुछ सीख लें कि बोझ जो डालना है वो आवाम पे डालना है या कोई और तरीका कार की मौजूद। नहीं, आप नहीं, इसके अलावा कोई है आप कह रहे हैं हल है? जी, भारत ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई अब है। नहीं, मेहताब साहब ने एक फिगर बताया कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 200 अरब रुपए तकरीबन बढ़ा दिए जाएंगे अगले साल 26-27 माली साल में। तो इसका मतलब है कि टैक्स मजीद बढ़ेगा और जो जी 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 आप जरा गौर करें कि अगर आप पेट्रोलियम लेवी की मद में 117 रुपए का लेवी फी लीटर लगा रहे हैं तो आपने महंगाई को एक परमानेंट स्टेटस दे दिया है आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब तक पेट्रोलियम लेवी है, महंगाई आएगी। बजट के 3 चीजें आपको मिलेंगी, महंगाई, महंगाई और महंगाई। नहीं, डॉक्टर साहब, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेहताब साहब ने जो फिगर बताया 17 अरब वाला, अगर वो हो जाता है तो ईरान जंग का खात्मा भी हो जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगभग थोड़ी बहुत कमी तो होगी, पर रहेंगी इसी तरह ही। तो इसका मतलब महंगाई भी रहेगी और बाकी चीजें भी इसी तरह चलती रहेंगी इस मुल्क के अंदर। तो उम्मीद नहीं है किसी रिलीफ की आवाम को अगले बजट में। देखिए, अगर आपकी 16,000 की आमदन है, 8,000 सूबों को चला गया, 8,000 सूद की मद में चला गया, अब आप और मैं बैठे ही इस तवक्को में रहें कि हमें रिलीफ मिलने वाली है और मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहने वाली हैं, बताइए कि किस तरफ है। चले, हम अच्छे की उम्मीद तो फिर भी रखें ना, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने कहीं जाना था, वक्त देने का शुक्रिया। मेहताब भाई, ये जो सोशल मीडिया की एक ना गप है कि हम जो पाकिस्तान कर्जे लेता है, दुनिया भर में ममालिक लेते हैं, पाकिस्तान जो कर्जे लेता है वो महंगे कर्जे लेता है, ये सोशल मीडिया पे बात चलती है, क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेट जो है वो हमारा कम है। ओवरऑल अगर डेट की आप बात करें तो उसमें
एक तो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो डोमेस्टिक डेट है वो इंटरेस्ट रेट के साथ है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो पिछले अरसे में कम हुआ, पहले ज़्यादा था, फिर कम होते होते अब दोबारा से बढ़ोतरी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मल्टीलैटरल्स हैं, जो एक्सटर्नल डेट है हमारा, वो ज़्यादा मल्टीलैटरल्स का 50% से ज़्यादा जो है मल्टीलैटरल्स का है। मल्टीलैटरल जिनको हम बहुत बुरा समझते हैं, मसलन IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB, उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। और ये जो कमर्शियल लोन्स या आपके बॉन्ड्स हैं, इनका रेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ही इसी वजह से उनकी जो मल्टीलैटरल्स हैं उनकी कंडीशनैलिटीज़ बड़ी सख्त होती है, चूँकि जो IMF हमारे साथ कर रहा है, जिसका जिक्र भी आपने जी किया। कंडीशनैलिटीज़ जो है वो सख्त है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चलें। इसको मज़ीद डेप्थ में जाके समझने की ज़रूरत है। वेरी फाइन। आखिरी सवाल, ये IPPs का जिक्र किया जाता था, वो आज भी एक बर्डन है हमारे ऊपर, अगर आखिरी कमेंट उस पर करना चाहें। मैं कि बिल्कुल कुछ बर्डन है छुटकारा- जी कि इस माली साल के दौरान को 1.9 ट्रिलियन रुपीस का कैपेसिटी चार्जेस हैं, और उसके अंदर 50% जो है 1 ट्रिलियन से ज़्यादा वो चाइनीज़ IPPs है, जिनका बोझ है जो डॉलर्स में हमने देने हैं। और अगर 1900 टोटल है तो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा सिर्फ चाइनीज़ का है, जो देना ही देना है हमको। जो देना है, चाहे आप बिजली लें या न लें, आपने देना है। चलें जी, मेहताब हैदर साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल क्योंकि ईद होगी, आप पेशी ईद मुबारक भी। और जब सुबह उठिएगा तो नमाज के बाद दुआ ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के माशी हालात और हमारे माशी हालात बेहतर हो सकें, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं अब लगता है वो सिर्फ दुआओं से ही बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।